हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जीवन है जो ना, ये चुनौतियों का संघर्ष का ही गेम है। जिस इंसान ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया यानी कि उसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ करता तो कुछ ना कुछ उसको उसमें संघर्ष करना पड़ता, उसको उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखती। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर नहीं रहे, आपके जीवन में कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा, क्योंकि परिवर्तन होगा तो दर्द होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज की जो क्लास है वह सस्ती जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। किसका? रीजनिंग का। और ये प्रैक्टिस सेट आज से पहले आपके प्रसून सर लेते थे, बट अब ये प्रैक्टिस सेट आगे से मैं लूंगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट को मैं ही आपके सामने लेकर आऊंगा। अब इसमें अगर जो मेरी क्लास होगी अगली क्लास, उसमें मैं आपको पहले एक पूरे ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एग्जाम जब आप देते हैं तो वहां पर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको बड़ा टाइम लगेगा, आपको ढेर सारी चीजें भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो मैं आपको क्या दूंगा? ट्रिक्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सूचीबद्ध 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। किसका? असंगत का। यानी कि 3 तो एक जैसे हैं लेकिन एक इसमें अलग है। सबसे नीचे वाले से शुरुआत करेंगे तो x से जो u है, आप देखेंगे कि इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इसके बीच में -3 का डिफरेंस है। आप देख भी सकते हैं, है कि नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इस साइड से जब x में -3 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है 25 और इसकी 22, किसकी? u की 22, यानी कि तेरा बिया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला वाला जो आपका nk है, तो n से k के बीच में भी जो डिफरेंस है वो भी -3 का है। gd में यानी कि एसएससी जीडी में आप डी से अगर +3 डी में 3 करेंगे तो डी, ई एफ जी, जी में अगर -3 करेंगे तो डी आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए, यानी कि माइनस। जबकि जो आपका पहला वाला है इसमें -16 का डिफरेंस, ए बी सी डी एफ जी एच आई। क्योंकि आप देखेंगे देख पा रहे होंगे तो क्यू क्या है? क्यू की वैल्यू है 17, जबकि ए की 1 है, और एक में जब क्या ए में जब 16 जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा आपका 17, यानी कि क्यू। क्योंकि जो इसकी वैल्यू है ये कितने नंबर में आता है? आपके 17 नंबर में आता है। मान लो जैसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए कि हाँ कि नहीं आ रहा। आपको इतना दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। आपको जैसे ये देखिए इससे आ रहा है, तो अगर आप 1-2 दिन प्रैक्टिस अगर अच्छे से किए होंगे प्रसून सर के साथ में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होना चाहिए। बट मान लीजिए अगर डाउट है तो आप इनकी प्लेस वैल्यू देखिए। किसकी? अब ए की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 है, और क्यू की क्या है? 17 है। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है? तो आप देख पा रहे होंगे -16 का डिफरेंस है कि नहीं है। सेम अगर आप जो दूसरा वाला आपका जीडी है, तो डी की प्लेस वैल्यू क्या है? 4। ए बी सी डी, याद है ना। और डी की ई एफ जी, यानी कि जी की कितनी है? 7। तो 7 में कितना घटाया? 3 घटाया, तो कितने हो गए? आपका 4 हो गया। यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? -3 का। सेम इन दोनों में भी -3 का डिफरेंस है। जबकि जो आपका पहला वाला है यानी कि क्यू ए वाला, उसमें कितने का डिफरेंस है? -16 का। यानी कि असंगत कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 क्यू ए क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। और बाकी 3 एक दूसरे को फॉलो करेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो राइट आंसर हो जाएगा। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब अगर आप इसको देख पा रहे हो तो आपको पहली वाली लाइन तो आसानी समझ में आ जाती है सबको। इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो +3 हुआ है। अब यहां देखेंगे तो +6, फिर यहाँ देखेंगे इसके बीच में तो 9, यहाँ देखेंगे 12, और यहाँ देखेंगे 15, और यहाँ फिर आगे 18, यानी कि इस तरह आपकी सीरीज चलती चली जाएगी। अब आप देखेंगे इस सीरीज के बीच में डिफरेंस कितने का है। इसके बीच में भैया 3 का। 6 से 9 में जब जाएंगे 3, 9 से 12 3, 12 से 15 3, 15 से 18 3, यानी कि आप समझ रहे हैं कि इनके बीच में 3 का डिफरेंस है।
अब आप मान लीजिए, देखिए 12 से 33 में आपने क्या जोड़ा भैया, क्या जोड़ा आपने 12 जोड़ा, वो सॉरी 15 जोड़ा, तो क्या आ गया आपका 48। तो 48 में क्या जोड़ेंगे, 48 में आप जोड़ देंगे 18, तो 8 8 16 1 17, यानी कि 66 आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही 66 रखा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका ये स्थान, इस पर क्या आ जाएगा 66। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है जब आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो मानिए कि आपको ये क्वेश्चन आपसे कभी बन ही नहीं सकते। तो प्रैक्टिस पर इसमें क्या करना है, आपको ज्यादा फोकस करना है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कूट भाषा में मोनोलेटरल्स को NMOAO लिखा हुआ है, उसी कूट भाषा में ABRA को क्या लिखा जाएगा भैया। अब क्वेश्चन आता है क्या लिखा जाए, तो पहले तो हमें पता होगा कि इनका स्पेस वैल्यू क्या है, यानी कि किस क्रम में सेटल्ड है। तो अगर आप सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखिए, MONOLA के बाद आपका क्या है, MONOLA TERALS। अब इसके बाद जो आपका किस लिखा क्या है, लिखा गया है NMO। कुछ समझ पाया आप, NMO AOL। इसके बाद क्या लिखा, RTE और SAL। अब अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट देख पा रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि जो N था वो क्या आ गया, क्रॉस चला गया, और M एक एक स्थान अपने अपने अंक से आगे चले गए। देख पा रहे हैं आप कि जो N था वो अचानक क्रॉस चला गया, यानी कि N अपने आखिरी वाले स्थान से उठ के पहले में आया, और M की जो वैल्यू थी ये एक स्थान आगे गई, वो एक स्थान आगे। सेम यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ये जो क्या फॉलो करता है, तो जो लास्ट वाला इसमें था, जो हमने 3 के 3 बनाया था, वो लास्ट वाला पहले आ जाता है, पहले नंबर वाला दूसरे में चला जाता है, और दूसरे वाला तीसरे में चला जाता है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करता है। और यही हमको देखना भी था। तो अब हमको क्या पता चल गया भैया, अब हमको पता चल चुका है। अब आपको देखना है कि उसी कूट भाषा में, यानी इस कूट भाषा में ABRA CAD को क्या लिखा जाए। तो आप देख रहे हैं जो A था वो कहाँ चला जा रहा था, यानी कि R पहले आ जा रहा था। तो यस तो भैया होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो R पहले आपको 3 3 3 इस तरह आपको इसको डिवाइड कर लेना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, R पहले आएगा और ये 2 स्थान यूं मूव करेगा, यानी कि जब R पहले आ जाएगा तो ये पहला वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें S पहला। अब आपके बचे 3। अब 3 के बाद देखेंगे तो A कितने स्थान पर होना चाहिए, दूसरे स्थान पर, और B कितने होने पे चाहिए, तीसरा पे। RAB होना चाहिए, तो RAB किस पे है, आ रही, यानी कि जो आइए वाला था दूसरा वाला कट गया। अब भैया आपके 2 ऑप्शन जो थे वो खत्म हो चुके हैं। आपके कितने ऑप्शन बाकी हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन आपके इस समय बाकी हैं। अब हमको आपने एक देख दिया कि RAB होगा, अब दूसरा क्या है ACA, तो यानी कि ACA जो है तो यही रहेगा, क्योंकि A हो जाएगा, A हो जाएगा, क्या हो, AA, तो AAC। तो अब इस पे आप देख पाएंगे कि AC कहाँ पर है, इस पे AC है, यानी कि यही लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी था वो क्या था, एकदम राइट आंसर था। तो आप आंसर जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उससे भी निकाल सकते हैं, बट आपको कुछ चीजें समझ आनी चाहिए, आप उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहे हो, और जब आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे ना, तब आप इजीली किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो अब आपको देखना है कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो आपको अब देखना है कि 4 क्वेश्चन मार्क 32 लिखा हुआ है, 5 1 12, अब 4 5 18। अब अगर इसको देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे ये दोनों, ये जो है 4 + 5 कितना हुआ 9, और 9 × 2 यानी कि 18। किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है,
कि दोनों संख्याओं को जोड़ दें और फिर उसमें 2 का गुणा कर दें तो आपका लास्ट वाला पद आ जाता है। क्या कर दें? दोनों संख्याओं को जोड़ दें और लास्ट वाले में क्या कर दें भैया? गुणा कर दें। अब 5 एक 6 और 6 में 2 का गुणा किया यानी कि 12। यही कॉन्सेप्ट आपको क्या, दोनों संख्याओं को जोड़ना है, उसमें 2 को गुणा करना। अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या रख दें कि 32 आ जाए नॉर्मल। अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो 4 4 कितना होता है? 8 होता है ना, और 8 दूनी 16, तो नहीं हो पा रहा ना। तो अगर यहाँ पे बात की 16 दूनी 32 होगा तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रख दें कि ये क्या बन जाए? 16 रख दें। तो अगर इसमें 12 जोड़ दें, क्या 12, और 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 16 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा आपका? 32। यानी कि आप अगर ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि 12 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका मलयालम से वही संबंध है जो उड़ीसा का उड़िया से है। अब आप देखेंगे उड़िया क्या है, तो उड़िया भाषा है जो कि उड़ीसा में बोली जाती है, और मलयालम क्या है? मलयालम भी भाषा है। और मलयालम किस प्रदेश में बोली जाती है? तो मलयालम आपकी केरल की भाषा है। तो मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? तो आपके केरल राज्य की जो भाषा है वो मलयालम। और आपका ऑप्शन नंबर डी केरल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इसका मलयालम का किससे संबंध है आपके भैया? केरल से संबंध है। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब आप देखेंगे तो आप इस पे देखेंगे तो जो पहला वाला है आपका ये क्या है भैया? इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? तो आप देखेंगे अगर 4 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। देखेंगे ना, 2 4 है, 4 दूनी 8 और 8 4 12, यानी कि किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? तो 4 गुणे 2 आएगा 8 और 8 प्लस 2, यानी कि इनको जोड़ना है आपको। यानी कि जो जिसका गुणा करने पे जो संख्या आएगी उसको वापस से पीछे वाली संख्या से जोड़ देंगे। अब वही आप यहाँ पर देखेंगे 5 चौको 20 और 20 4 24। अब यहाँ पर आपको देखने 36 कैसे आएगा? तो आप देखेंगे 6 6, इसमें 6 में किसका गुणा कर देंगे? 36 आएगा। तो 6 का पढ़ा आपको पढ़ना, 6 का 6 6 दिन 12 36 6 चौके 6 56 36 6 6 36, यानी कि अगर इसमें 6 का गुणा आप कर दें तो 36 हो जाएगा, और 36 6 42, 36 6 कितना होता है? 42। हेंस प्रूव्ड। यानी कि उसकी जगह क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आप 6 को रख देंगे तो आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन पहला, कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते समय वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखें। क्या रखें? जब वार्ड से बाहर जाएं तो दरवाजे बंद रखें। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पास मौजूद एक सूचना पट, यानी कि जो सूचना पट था उस पे ये जानकारी आपकी लिखी हुई थी। अब आप इस पे धारणाएं, पहला, आपातकालीन वार्ड के दरवाजों को खुला छोड़ने से रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल कर ही जाएंगे भैया। लोगों के इस सूचना पर ध्यान देने की संभावना, यानी कि दोनों ही सही। अब आपको क्या, पहला या तो धारणा 1 या धारणा 2 निहित है, केवल धारणा 1। धारणाएं 1 और 2 दोनों ही निहित है, क्योंकि आप देख रहे हैं सूचना पट क्यों लगाया गया है? ताकि लोग उस पर ध्यान दें। और कमरे को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए आपातकालीन वार्ड से निकलते समय वार्ड के सभी दरवाजे बंद कर, रोगाणु मुक्त बनाए रखने के दरवाजे बंद कर, मतलब दरवाजा खुलेगा तो रोगाणु आ जाएंगे। तो वही तो यहाँ पर कहा गया है कि आपातकालीन वार्ड के दरवाजों को खुला छोड़ने से रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे, तो इसलिए बंद रखे। यानी कि दोनों ही धारणाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका एकदम सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जो ब्लड रिलेशन का है ना भैया, ऐसा कोई एग्जाम शायद ही जीडी इसका हो एसएससी का कि ये ना, और इससे सरल मुझे नहीं लगता कुछ भी होगा आपके पूरे रीजनिंग में। ब्लड रिलेशन सबसे इजी और स्कोरिंग टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एक्स ने वाई से कहा, मैं ना तो तुम्हारा बेटा हूं, ना ही तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूं, लेकिन मैं उसका संबंधी हूं, मतलब मैं उसकी पत्नी का संबंधित हूं। किसने कहा? यक्स। यानी कि जो यक्स है ये वाई की पत्नी का रिलेटिव है, मतलब उसका कुछ ना कुछ रिश्ता वहां पर होगा, लेकिन मैं उसका संबंधी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूं, यानी कि उसके जो बीवी है उसका पिता, यानी कि उसकी पत्नी के पिता का पोता, यानी कि जो इसके पत्नी के भाई का लड़का है, अगर आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्चुअल। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? अब हमको ऐसे क्वेश्चन में देखिए, आप यहाँ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सब छोड़ दीजिए, आप कहिए क्वेश्चन क्या। अगर आपने क्वेश्चन पकड़ लिया ना तो आंसर तो एकदम चुटकियों में आ जाएगा। अब मान लीजिए ये है आपका एक्स और ये रहा आपका मान लीजिए वाई। क्वेश्चन ने यह बीच उठाई कि मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का भाई हूं, तो भैया पत्नी हो गई मान लीजिए ये, पत्नी के पिताजी हो गए मान लीजिए ये, यहाँ पर पत्नी के पिताजी हो गए। किनके पिताजी हो गए भैया? क्योंकि पत्नी पत्नी तो एक समान आप जानते हैं, दोनों डायरेक्शन से डिनोट किए जाते हैं। प्रसून सर ने ये सब तो आपको बता ही दिया होगा। तो वाई की पत्नी और पत्नी के पिता और पिता का जो पुत्र होगा, यानी कि इसका बेटा, पिता का पोता है ना, तो पोता मतलब इसके बेटे का लड़का हुआ है। और ये कौन हुए? भाई बहन हुए आपस में। पति पत्नी से जो वाई की, वो किसकी? और इसके पिता की, मतलब एक्स की, एक्स का भाई, एक्स का जो पिता है उसकी क्या है? उसकी बहन है। तो इनका आपस में संबंध क्या हुआ? बहन। तो एक्स और वाई का संबंध क्या हुआ भैया? तो ये जो वाई की पत्नी है उसके भाई का बेटा है। तो वाई के पत्नी क्या है? एक्स कौन है? वाई की पत्नी के भाई का बेटा है। तो ऑप्शन देखें, भाई का पुत्र, पिता की बहन का पति, पत्नी के भाई का पुत्र, पत्नी और पत्नी के भाई का पुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जो एक्स है वो कौन है? वाई की पत्नी के भाई का बेटा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सूचीबद्ध 4 अक्षर युग्मों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत का चयन करिए। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि आपका जो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपको कोई चीज समझ में नहीं, तो मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं है पता, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया होगा, ई जो ओ वाई टी, इसको सिर्फ याद रखना है। इनमें 5 का बीच का डिफरेंस रहता है कि नहीं? सॉरी, थोड़ा सा मैंने खुद ही गलत लिख दिया। ई जो टी वाई होता है आपका, अब इस पे देख पा रहे हैं ई की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 5 का इनके बीच में डिफरेंस। अब आप सी की देखेंगे और एन की, तो सी की प्लेस वैल्यू क्या है भैया? सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी की प्लेस वैल्यू है 3, और अगर आप एन की बात करेंगे तो ये ओ के कितना, एन के बाद ओ आता है कि नहीं आता? तो इसकी प्लेस वैल्यू 14। इनके बीच में डिफरेंस भैया कितने का हो गया? तो 11 का डिफरेंस है इनके बीच में, है कि नहीं? आप देख ही पा रहे होंगे सी और एन के बीच में 11 का डिफरेंस। अगला वाला आपका जो है एन और वाई। अब एन की वैल्यू क्या है? 14, और वाई की वैल्यू क्या है? आपके 26, ओ सॉरी 25। आपको मैंने y की वैल्यू क्या है? 25, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है? 11 का डिफरेंस है। 14 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा। यानी कि इनके भी बीच में कितना डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है। पहले वाले के बीच में 11 का डिफरेंस, दूसरे वाले के बीच में 11 का डिफरेंस, और जो तीसरा वाला है बी एल। अब आप इसमें देखेंगे एल की प्लेस वैल्यू 11 और बी की प्लेस वैल्यू 2। अब इसमें भैया 11 की क्या है आपको लगता है? नहीं है ना? तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते, हो सकता है लास्ट वाले में कोई कॉन्सेप्ट छिपा हो। तो आइए भी, अब जब इतना सब देख लिया तो आपका लास्ट वाला भी देख लेते हैं। एल की जो होती है वो होती है 12, और
और जो डब्लू की होती है वो होती है आपकी क्या 23 होती है। किसकी प्लेस वैल्यू? डब्लू की प्लेस वैल्यू 23 होती है। यानी कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है। तो आपने देखा होगा इन सब के बीच में कितना का डिफरेंस है? 11 का। जबकि जो आपका बी एल वाला था इसके बीच में 11 का डिफरेंस नहीं था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। और हमको असंगत का ही चयन करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। अब इसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब आने बहुत जरूरी है अगर आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि आप देख पाएंगे 81 किसका स्क्वायर है? तो 81 9 का स्क्वायर है। 27 3 का क्यूब है, 3 त्रिकाई 9 और 9 3 27। एक तो 25 5 का 5 5 25 25 पंचे 125। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये जो तीनों है ये क्या है? क्यूब है। जबकि 81 क्या है? वो 9 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? असंगत हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उस विकल्प का चयन करिए जिसे निम्नांकित वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता। यानी कि ये जो वेन आरेख है वो इसके लिए बिल्कुल एकदम मतलब एकदम फिट बैठता है। सबसे पहले देखिएगा, आप मान लीजिए वर्ष देख लिए, वर्ष के अंदर महीना यानी कि 2 तो फॉलो करे, लेकिन मौसम का वर्ष से क्या लेना देना? कोई लेना देना। अगर वर्ष के बाद महीने के बाद दिन होता तो उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या मौसम। अब आपका जो बी नंबर है कि सबसे पहले आपका गेहूं। अब गेहूं क्या है भैया? अनाज है। और अनाज क्या है? फसल है कि नहीं? आप मान लीजिए गेहूं क्या होता है भैया? अनाज ही तो होता है। और अनाज क्या? फसल। यानी कि ये जो आपका हो जाएगा ये क्या एकदम पूर्णता इस वेन आरेख को फॉलो करता है। अगर आप देख पा रहे होंगे फसल के अंदर अनाज और अनाज के अंदर गेहूं, क्योंकि गेहूं भी फसल है। जिस पूरा गेहूं फसल है और पूरा अनाज भी फसल है। जबकि पूरा जो आपका अनाज है वो गेहूं नहीं हो सकता, क्योंकि अनाज में चने वगैरह भी आते हैं। पूरी फसल आपकी अनाज नहीं हो सकती, क्योंकि कई चीजें और भी सब्जियां भी बोई जाती हैं, अनाज ही थोड़े ना बोए जाते। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस वेन आरोह को एकदम पूर्णतः निरूपित करता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब इसको भी मैंने आपको बताया है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में वो आपके इसी से आते हैं। मतलब इसीलिए मैं इसके लिए कल एक आपको बहुत बड़े ट्रिक, क्योंकि अभी तक मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि अभी भी आपको प्रॉपर प्लेस वैल्यू याद नहीं हुई होगी, और उस प्लेस वैल्यू को मैं कल या परसों की क्लास में आपको 100% ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप 100% उस चीज को आप सोचेंगे, रात में भी सोएंगे ना तो आपको वही प्लेस वैल्यू याद आएंगी। अब आप देखेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस क्या कि भैया यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन यही है ना कि यहां पर क्या आना चाहिए। अब आप देखेंगे 25 से 4 कितना घटा, 25 से 21 कितना घटा, 21 से 17 कितना घटा, 17 से 13 कितना घटा, इससे ये कितना घटेगा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो आप ये अंकों वाला कॉन्सेप्ट पकड़ लें। 25 में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 में 4 करेंगे 25, 25 में -4 21, 21 में -4 17 और 17 में -4 13, तो 13 में -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 9। यानी कि ऊपर वाला हमने निकाल लिया, और ऑप्शन होता तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम लोग निकाल लेते क्या हो, बट ऑप्शन नहीं है तो हम लोग फिर भी निकाल लेंगे। अब आपको फिर से देखना है कि एक सीरीज तो आपकी माइनस में चल रही थी, अब दूसरा आप यहाँ पे अलग से लिख दिए CFILO, और यहाँ पर क्या आ गया यानी कि इसके नीचे। अब अगर आप देखेंगे तो C से कितना प्लस हुआ? इसमें C से +3 हुआ तो F हुआ, F से +3 I से +3 L। अब आप कहेंगे कैसे? तो C की प्लेस वैल्यू क्या है? 3, और F की प्लेस वैल्यू 6, I की प्लेस वैल्यू 9, L की प्लेस वैल्यू 12, O की प्लेस वैल्यू 15, तो 18 प्लेस वैल्यू किसकी हो जाएगी? तो 18 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आपके R की। यानी कि 9/R क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस श्रृंखला के स्थान पर आएगा। तो
इस जगह पर क्या आएगा भैया, आपका 9/r इस श्रृंखला के हिसाब से आएगा, तो जिसमें इसमें हो जाएगा +3 और -4 आपको 9 में बता चुका था, यानी कि 9/r इस संख्या को तक इसी तरह मतलब उसमें -4 उसमें प्लस, चाहे इस सीरीज को आप कितना भी आगे ले जाइए जितना वो पूछे। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। पहला, शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं। उसने पहले भी कहा है ये सत्य हो चाहे ना हो, लेकिन जो लिखा है आपको वही मानना। आपको ये कहना ही ऐसा कैसे, शिक्षक केवल लंबे दोस्त कहाँ दोस्ती करते हैं, जिनकी हाइट नहीं उनसे नहीं करेंगे क्या? तो उसने पहले वहां पर लिखा हो, पहले पढ़ लिया करिए कि दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, यानी कि यही सत्य है। टंडन एक शिक्षक कि शिक्षक केवल लंबे दोस्तों से लोगों से दोस्ती करता है, यानी कि हमको यही ध्यान रखना है, बाकी चीजें भूल जाना है। टंडन बहुत लंबा है, तो दोनों चीज आपको सही मान लेनी है, फिर आपको इन निष्कर्षों पर विचार करना है। टंडन एक शिक्षक का दोस्त है। अब शिक्षक लंबे लोगों से दोस्ती करता है, टंडन लंबा है, यानी कि ये हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है, तो अब जरूरी थोड़े ना है कि टंडन लंबा है तो शिक्षक उससे दोस्ती कर ही ले, जरूरी थोड़े ना, यानी कि ये भी हो सकता है। अब आपको इन पे देखना है कि कौन सा सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, दोनों पालन नहीं करते, क्योंकि शिक्षक एक दोस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, बिल्कुल नहीं करता भैया। केवल निष्कर्ष 2 बिल्कुल नहीं कर, या तो निष्कर्ष 1 पालन करेगा या फिर 2 पालन, या तो वो दोस्त होगा या फिर दोस्त नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉलो करेगा, यानी कि सिर्फ एक चीज ही वो फॉलो कर सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप का होमवर्क, इसको आप थोड़ा सा करके लाइएगा और बताइएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइएगा। हिंट में देखिए थोड़ा सा दूं अगर, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए क्या है और इसके बीच में कितने का रिलेशन, और फिर बीच वाले के बीच में आप देखेंगे 9 5 14, 14 10 24, 24 20 44, 44 में 80 जोड़े तो 164, यानी कि कितने का आप इतना बता दिए तो इतना बहुत है। बाकी आप लोग खुद से माइंड दौड़ाइएगा और इसका आंसर बताइएगा क्या होता है। अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट करने सीख लिए होंगे ना, तो आपको अभी तुरंत का तुरंत आ जाएगा, लेकिन अगर ना है तो मैं तो कल से ही से आपको वापस से क्लास चालू करूंगा ही, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। और एक चीज हमेशा याद रखिए जीवन में कि बिना संघर्ष के कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। वो जी इंसान ही क्या यार जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, उससे जब रात में सोए तो लगे कि यार कितना बेकार दिन था। जब आप मेहनत करेंगे तो नहीं लगे। मेरा भी साथ भी होता, मैं नहीं कहता कि हर इंसान के साथ होता। जब मैं जिस दिन मेहनत नहीं करता तो मुझे लगता है कितना बेकार दिन। अब मेरे साथ आज चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन अगर मैंने आज पूरा दिन मन लगाकर अपना काम किया है तो मुझे रात में सुकून होगा कि हाँ मैंने ट्राई किया, एटलीस्ट मैंने तो किया। नहीं हुआ वो एक सेकेंडरी मैटर है। अगर मैं प्रयास ही ना करूं तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस का ही पूरी रीजनिंग मैथ गेम है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो मुझे नहीं लगता कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में।